साहब ने कहा कि आज का दिवस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गणेश महोत्सव भी खत्म हुआ है और कुछ छुट्टी है और आज सैटरडे की वजह से या और भी वजहों से बहुत कम है। फिर भी आप सब लोग जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इसमें जो आपने अपना उत्साह दिखाया उसके लिए धन्यवाद। साहब ने थोड़ा बैकग्राउंड मेरा बताया है कि एयरफोर्स के साथ में थोड़ा मेरा ताल्लुक रहा हुआ है और मेंटेनेंस में 1 साल का ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद में 8 साल मैंने HL में काम किया। उसके बाद में मैं 2 व्हीलर में R&D, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग आदि में काम किया हुआ है। बेसिकली सबसे पहले एयरफोर्स में काम चालू करने की वजह से मेरा इंटरेस्ट आज भी उसमें बना हुआ है। ये वाला उत्साह कासर साहब ने यहाँ के साहब ने नोटिस किया। इस वजह से जब यहाँ MiG-23 की फ्रेम को देखा तो उन्होंने कहा क्यों ना इसके ऊपर में एक छोटा सा लेक्चर रख दिया जाए ताकि पब्लिक को इसके बारे में मालूम पड़े कि इसका अपने डिफेंस सर्विसेज में इनका क्या रोल रहा है और हमारे अब आने वाले समय में इसके बाद में MiG के बाद में क्या इसका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये ऐसे ही चल जाएगा प्रोजेक्ट, बहुत कम समय, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ठीक से अच्छा इस तरफ हो जाएंगे तो क्या है। ओके चलो चलो ठीक है। हाँ इट वो ज़्यादा हेलो, जैसे कि आज का टॉपिक रहा है रोल ऑफ MiG सीरीज इन द इंडियन फोर्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू डिफेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो इसको मैं 2 या 3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने इंडियन एयरफोर्स का आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए, फिर MiG सीरीज क्या है और MiG सीरीज का हमारे डिफेंस के लिए क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है और आने वाले समय में आज यहाँ पे ऐसा मेरा अंदाज था कि कुछ स्टूडेंट भी मिलेंगे ताकि जिनको कि प्रोस्पेक्टिव पीपल गोइंग इनटू द एयरफोर्स उनके लिए क्या एवेन्यूज है, उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या है एयरफोर्स में वो मालूम हो सकते हैं। बट आई गिव यू सम ब्रीफ इनटू दैट कि कैसे एयरफोर्स को कांटेक्ट किया जा सकता है फॉर न्यू कैरियर। तो जैसे कि अपना एयरफोर्स का मोटो है, यहाँ पे हम देखते हैं एयरफोर्स का जो मेन मोटो है नभ स्पर्श दीप्तम द स्काई विद ग्लोरी, मीन्स वी द फोर्स जो कि आकाश को छूने की क्षमता रखता है और जो उस क्षमता को छूने के बाद अपने को गौरव महसूस करता है। सो एयरफोर्स इज द वन विच डज दैट। और इसके लिए वहाँ पे अलग अलग विंग्स में ट्रेनिंग होती है, बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, पायलट होते हैं, मेंटेनेंस क्राफ्ट होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, उसके प्रोक्योरमेंट होते हैं, उसके इंडिजिनाइजेशन की भी जो प्रक्रिया है चालू है और उसकी इंडिजिनाइजेशन की जो कंपनी है वो HL में 6 या 7 डिवीजन है जहाँ पे कि इंजन बनते हैं, फ्रेम बनते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस सिस्टम बनता है और अलग अलग एयर बेसिस में इनकी मेंटेनेंस के स्टाफ होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। इस वक्त में हमारे पास में जो एयरक्राफ्ट चल रहे हैं
सुखोई है, मिराज है, सुखोई फ्रॉम रशिया, मिराज फ्रॉम फ्रांस, मिग सीरीज पूरी चल रही है। और यहाँ पे नोट करने वाली एक बात यह है कि हमारे पास में जो मिग सीरीज का एब्जॉर्प्शन जो हमारे भारतवर्ष में कर लिया गया है वो एचए पूरी तरह से किया है। मिग 21 हो, 23 हो, 25 हो, उसको अपार्ट फ्रॉम उसके सीकेडी प्लान से लेके उसकी मेंटेनेंस तक के, ये इंक्लूडिंग कि उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो हमारे इंडिया को सूट करते हैं वो भी हम लोगों ने किए हुए हैं, इंक्लूडिंग कि इसमें जो आर्मामेंट लगता है वो भी हमने किए हुए हैं। तो मिग सीरीज को जिस ढंग से हमने ऑब्जर्व किया हुआ है वो इस अभी के जो करार हुए हैं उसके हिसाब से रशिया और इंडिया दोनों के मिग सीरीज को इम्प्रूवमेंट करते हैं। पहले तो सिर्फ हम अपने काम के लिए करते थे, हमारी रिकॉग्निशन सिर्फ हमारी मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए थी, उसको हमेशा चालू रखने के लिए होता था। अब उन्होंने देखा कि हमारी मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी इतनी बढ़िया है कि हम वो हमारे साथ में ज्वाइंट डेवलपमेंट करते हैं। एक साइड कमेंट और करना चाहूंगा, यहाँ पे आपने कभी सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल करके। तो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसी का एक तरह से एक एक्सटेंशन है हमारी कैपेबिलिटी, इंडियन की कैपेबिलिटी का, जो रशिया ने हमारे साथ में मिलके ब्रह्मोस का फुल फॉर्म है ब्रह्मपुत्र एंड मस्कोवा रिवर, इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में हमने बनाना शुरू किया। और ये दोनों की पूर्ण भागीदारी के 50-50% भागीदारी के साथ में बनता है, जिसमें कि इंजन हो, एयरक्राफ्ट सिस्टम, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम हो या फिर वेपन डिलीवरी सिस्टम हो, सब साथ में करते हैं। तो ये मिग सीरीज का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हुआ, साथ में हमारे कैपेबिलिटी उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया कि हम मिसाइल सिस्टम भी उनके साथ में डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो इस पर्टिकुलर जो छोटा सा एक टाइटल है HAL तेजस, HAL तेजस इज नथिंग बट डेवलप्ड वर्जन ऑफ मिग 21 एंड 23। अदर देन दैट आप देखेंगे इसमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर्स के अपने जो रोल है वो अलग टाइप के होते हैं कि जहाँ पे आपको लैंडिंग स्ट्रिप्स ज़्यादा नहीं होती, छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पे ऊंचाइयों पे जाके सामान डिलीवरी करना होता है, वो हेलीकॉप्टर वहाँ पे काम में आते हैं। अपनी फोकस एरिया अभी फाइटर एयरक्राफ्ट पे है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी HAL में लगते हैं, एयरफोर्स में लगते हैं, वो है ग्लोब मास्टर एंड एलिवेशंस। ये जो मिग सीरीज 21 है, हालांकि ये 1962 के पहले से चालू है हमारे पास में। 1962 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि उस वक्त में 1962 के पहले में हम लोग एज अ पॉलिटिकल जो एंटिटी हमारे देश है वो हम थोड़े नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ में थे। हम लोग चाहते थे कि सारी चीजें पंचशील के तहत होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट उस पर्टिकुलर इंसिडेंस के बाद में जो कि अनफॉर्चुनेट था, हमें ये अलाइन करना पड़ा कि हमें कहीं से तो भी अपनी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करना ही पड़ेगा। उस वक्त पे जो सिचुएशन थी, जो दो ब्लॉक थे, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक, तो नेचुरली हमारे झुकाव या हमारी पहुंच या हमारी कैपेबिलिटी ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ थी। उन सबको मिला के हमने उस वक्त का जो USSR था उससे करार करना शुरू कर दिया था और वहां से हमारे पास में मिग सीरीज चालू हुई थी। दैट वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट सीरीज which we inducted into Air Force after the Air Force which had only the second World War type of aircraft like Canberras or Vampires or Mystère। वो बहुत सेकेंड वॉर टाइप के ही एयरक्राफ्ट थे जो कि आफ्टर 62 हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखते थे। तो हमारी मिग सीरीज वहां पे शुरू हुई थी 62 से, बट वहां से चलते हुए फिर हम अभी इस सीरीज में यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिग सीरीज में लेके हम मिग 23, 25, 29 ये सब एब्जॉर्ब करते हैं, बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। मेन हमारा फोकस मिग 23 से लेके 25 तक के है
29 वगैरह हमारा अभी दूसरे तरह से है। यहाँ पे जैसे दिखाया है कि ये हमने यहाँ पे HL एडजस्ट करके इसको आकर इट इज ऑपरेशनल एंड MiG-21 modified by us is in production with us as a Tejas aircraft. ये 25 का यहाँ पे जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ये वाला एयरक्राफ्ट उस वक्त में आया था जब यूएसए में बहुत हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और रिकॉग्नाइजेंस मतलब टोही विमान ऐसा करके उन्होंने शुरू किया था, और जो कि बहुत तेज गति से उड़ता था, बहुत ऊंचा उड़ता था, ताकि उसकी एक खासियत रखी गई थी, इट शुड नॉट बी कॉट बाय एनी ऑफ द फायर्ड मिसाइल फ्रॉम द ग्राउंड। तो उस वक्त में दैट वाज नोन एज अ ब्लैक बर्ड। उसके कंपटीशन में ये वाला एयरक्राफ्ट रशिया ने निकाला था। ये वाला एयरक्राफ्ट हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड सर्विस में आया था। इसकी खासियत यह है कि ये इतने दिस ऑल्सो फ्लाइज समथिंग लाइक फास्टर देन मिसाइल, समथिंग लाइक मैक 3। इसमें लिमिटेड सर्विस इसलिए रही बिकॉज इट वॉज स्पेशल मटेरियल, स्टेनलेस स्टील का था, काफी हेवी वेट था, बट इट सर्व द पर्पज ऑफ रिकॉग्नाइजेंस। It was in limited service with us. Now 23 की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे अपना फोकस एरिया इसलिए है क्योंकि 23 की फ्रेम यहाँ पे आई हुई है। This is the plane which has been modified for fighter aircraft, for bomber and for ground support. Fighter एयरक्राफ्ट का एक खासियत होती है कि इट शुड बी एबल टू एंगेज इनटू द एनिमी टेरिटरी और आवर ओन टेरिटरी इफ इंट्रूडर इज कमिंग, एंड एंगेज इनटू द एयरक्राफ्ट विच इज नोन एज डॉग फाइट, मतलब डॉग फाइट करने में 1-to-1। और इसकी एजिलिटी ऐसी है कि ये बड़ी तेजी से अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपनी फ्लाइट पाथ को बदल सकता है। सबसोनिक भी होता है, सुपरसोनिक भी होता है। सुपरसोनिक होने की इसकी एक वजह है कि इसकी जो विंग्स हैं, दोज आर वेरिएबल विंग्स बोलते हैं इसको। सुपरसोनिक जब होती है तो इसकी विंग्स पीछे चली जाती है, और ताकि ये बहुत तेज है, मतलब सुपरसोनिक स्पीड में जा सकता है, और इसका रेजिस्टेंस कम होता है, एंड देन इट कैन आउटस्मार्ट द अदर एयरक्राफ्ट। और इसके नीचे में दो हार्ड पॉइंट रखे गए। उसकी वेरिएबल ज्योमेट्री होने के बावजूद इसके विंग के नीचे में दो हार्ड पॉइंट रखे गए, जिसमें या तो बॉम्ब रखे जा सकते हैं या फिर छोटी मिसाइल्स रखी जा सकती है, सो दैट इन केस नेसेसरी लेसर गाइडेड या रडार गाइडेड मिसाइल्स को छोड़ा जा सकता है, या फिर लेसर गाइडेड बॉम्ब को ड्रॉप किया जा सकता है, जो कि लास्ट में अपनी ट्रेजेक्ट्री खुद तय कर लेता है। इसमें एक और चीज ट्राई को ऐड की गई थी, गैटलिंग गन। एक बड़ी फेमस सेकेंड वॉर के टाइम में गैटलिंग गन डेवलप हुई थी, जो सेकेंड वॉर में तो यूज नहीं हुई थी, बाद में हुई है, जिसमें मल्टी बैरल होते हैं और उसमें एक के बाद एक ऐसा करके फायर करते हैं। ये भी इसमें माउंट की जा सकती थी, इसका भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, और ये हमारे एक दो जो ऑपरेशंस हुए उसमें यूज हुआ है, काफी सक्सेसफुल हुआ है, और काफी एनिमी को इसमें डैमेज भी किया है, मतलब काफी हानि पहुंचाई। फिर बाद में क्या हुआ कि इसमें उस गैटलिंग गन को बाद में उन्होंने थोड़ा सुपरसीड करने की कोशिश करी, थोड़ी और भी तगड़ी गन लगाने की, बट वो वाला एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि पाया गया था कि इसमें एयरक्राफ्ट को ही पीछे स्ट्रक्चर में इतना धक्का लग जाता है कि वो दिक्कत हो जाती है। तो ये वाला कमेंट यहाँ देने का मकसद ये था कि एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है
जो कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि क्या होगा, क्योंकि इसकी टेस्टिंग ग्राउंड पे कभी नहीं होती, और एक प्रोडक्शन होने के बाद में जब आप इसको मॉक ट्रायल लेते हैं तभी सक्सेसफुल लगता है, बट जब इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज होती है तब मालूम पड़ता है कि रियल में इसके मारक क्षमता कितनी रही है, कितना इसका बेनिफिट मिला है। उसके हिसाब से फिर इस सीरीज को आगे या पीछे करके इसके आर्मामेंट को कम ज्यादा किया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। MiG-25 इस वक्त में बंद कर दिया, इसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी या इसकी यूजफुलनेस खत्म होने के बाद में इसको बंद कर दिया। MiG-27 नाउ इसकी यहाँ पे जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ये वाला यहाँ पे एक पहला वाला एयरक्राफ्ट था आफ्टर MiG-21 की पूर्ण क्षमता, पूर्ण विश्वास हो जाने के बाद में MiG-27 को उन्होंने हमें ये कहा कि आप इसको नेक डाउन किट में ले जा सकते हो, आप अपने आप ही असेंबल करो, अपने आप ही इसकी टेस्टिंग करो, अपने आप ही इसकी टेस्टिंग करो, इसके बाद में अप्रूवल भी आपने देना है और आपने एयरफोर्स में इंडक्ट करना है। पहले वाले जो होते थे या जैसे कि MiG-23 हुआ जो वहां से कमीशन होके आते थे, MiG-27 ऐसा था कि आप पूरा असेंबल करने के बाद में टेस्ट करना हम ही खुद कमीशन करते थे, यानी इसके टेस्ट पायलट भी हमारे खुद के होते थे। MiG-27 के जिक्र के बाद में हम आते हैं MiG-27 आते आते MiG-21 एंड 23 कहलाते थे थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट, MiG-27 MiG-25 फोर्थ जनरेशन, और उसके बाद में अब जो चल रहा है इस वक्त जो हमारा काम चल रहा है फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट में, जो कि कहलाता है जैसे सुखोई 57 करके आया हुआ है और सुखोई 30 भी चल रहा है, 31 भी चल रहा है हमारे पास में। दीज आर कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसमें कि अपार्ट फ्रॉम इनकी खुद की पावर की क्षमता, मैन्यूवरेबिलिटी की क्षमता के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, जो टारगेट को लॉकिंग सिस्टम, मल्टी टारगेट लॉकिंग सिस्टम, ये सब खासियत के साथ में जो होता है उसको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो अब इस वक्त में जो हमारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, एयरफोर्स में चल रहे हैं या दूसरी दुनिया में अदर देन जो कि शायद यूएसए और यूएसएसआर या रशिया, इन दो को छोड़ दें तो हम सब बराबर फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट में चल रहे हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी जो एयरफोर्स है उसकी जो रेटिंग है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल एयरफोर्सेस, वी आर नंबर 4th, एंड इनकी रैंकिंग भी आप जानकर देखेंगे कि हम किन लोगों से आगे हैं। हमारे आगे सिर्फ है यूएसए एंड रशिया, नेचुरली इजराइल हमसे आगे है, उसके बाद में 4th नंबर इंडिया आता है। हमसे जो पीछे रहने वाले वो लोग हैं यूके। एक हम जान के आश्चर्य होगा कि हमारी जो एयरफोर्स सेकेंड वॉर के टाइम में यूनाइटेड किंगडम से जो बोरो की हुई एयरफोर्स थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इधर उधर मार खाते हुए उसके बाद में हम यूके से आगे निकल गए और चाइना नंबर 6 पे, फ्रांस हमसे पीछे है जिससे हम मिराज लेते हैं, जर्मनी। अच्छा, इनकी जो रेटिंग होती है, इट इज नॉट जस्ट द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट वी हैव, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ number of planes we have, type of technology absorption we have, and type of technology which we maintain, and what kind of budgets we are investing for the innovation, and number 4th, what kind of roles we have played in the war as a trophy, how many trophies we have won against the actual action. So इन तीनों चारों के कॉम्बिनेशन में इनकी रेटिंग बनती है, तो वो रेटिंग इज क्वाइट हाई and we are regarded as a very successful air force. इस वक्त में जो हमारा फिफ्थ जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट बनने वाला है उसकी प्रारूप अभी जो जनरल पब्लिक को दिखाया है, इट विल बी लाइक दिस: twin tail and version with a pilot and a navigator or pilot and a trainee, and quite a slim wing
So it will be, by seeing this configuration, we can say it will be Mach 3 plus. So this is going to be our next aircraft. यहाँ पे एक और जिक्र करना जरूरी हो रहा है कि apart from this technology, which is quite state of art as on today, एक और टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा है जिसमें कि इंडिया भी काफी लीड रोल ले रहा है, अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड रशिया, अनमैन्ड या रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स. क्योंकि एक चीज देखी गई है कि अगर हम एक्चुअल ट्रेनिंग पायलट लेते हैं तो उसको करीब करीब 2 या 3 साल तक की ट्रेनिंग देने के बाद में, और काफी आर्मामेंट के साथ में, काफी कॉस्टली एयरक्राफ्ट के साथ में, उसको एनिमी एक्शन के साथ में एंगेज होना पड़ता है. उसके बजाय दूसरा ऑप्शन यह है कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट लिया जाए जिसमें कि ट्रेन पायलट उसको बेस में बैठ के चलाता है और उसको सारे फ्यूल भी वैसे ही दिखते हैं या ज्यादा दिखते हैं जैसा कि वो एयरक्राफ्ट में बैठता था, और उसके बाद में वो उसको यहाँ से पायलट करके बड़े ही जहाँ पे एक्चुअल साइट ऑफ एंगेजमेंट होना है, जहाँ पे उसको काम करना है, वहां तक के पहुंच सकता है बड़े आराम से, और बड़ी तेजी से पहुंच के, बहुत पास में पहुंच के वहां से वापस निकल के आ सकता है. और इनके सब डैमेज इज मिनिमाइज्ड. और उसमें क्योंकि अगर मैन्ड एयरक्राफ्ट भी जाएगा तो डैमेज होगा तो कॉस्टली होता है, और आज भी देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, पायलट हैज टू इजेक्ट. पायलट इजेक्ट होने, पायलट तो बच जाता है, बट देयर इज another risk which is there posed. If he gets captured, then we have much greater loss in terms of many things, apart from the human life, which definitely is there, but he has lot many details in his brain, so that is also minimized in remotely piloted aircraft. Now the actions, which definitely is one part where we have been recommended for a very good position in the ranking of the air forces. पहला वार तो खैर क्योंकि जिक्र करना ही चाहिए पड़ेगा, एंड वी नीड टू रियली लुक इनटू कि ऐसा क्यों हुआ था. बट एज इंसिडेंट 1960 हुआ था, where the role of Air Force was very limited. We were not prepared, and terrain was such that we could not do much, and it was a learning lesson. Then it came to second war, which is called 65. 65 में हमारा सबसे ज्यादा बड़ा एंगेजमेंट वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था, और वहां पे जो ग्राउंड फोर्सेस थे उसको एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था. वहां के ग्राउंड सपोर्ट एयरफोर्स ने जब दिया था, उसकी वजह से वी वर एबल टू न्यूट्रलाइज द बिगेस्ट टैंक बैटल विच इज कॉल्ड, वहां पे छन जोड़ियां और पाकिस्तान टेरिटरी में, और लोंगोवाल. हाँ, तो ये 2 या 3 एरिया थे. लोंगोवाल में कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो कलेक्टिवली सेकेंड वॉर की जो टोटल टैंक बैटल की कैजुअलिटीज को छोड़ दें, तो वन सिंगल प्लेस कॉल्ड लोंगोवाल में सबसे बड़ी बैटल टैंक की ग्रेव यार्ड बनी थी बिकॉज ऑफ द सपोर्ट गिवन बाय एयरफोर्स. एयरफोर्स के उस टाइम में एक और पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट था जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, दैट वाज अ नेट, जो कि डॉग फाइट में बहुत यूजफुल रहा है. बट बाय दैट टाइम मिग सीरीज हमारे पास में बहुत हुई नहीं थी. फिर नेक्स्ट आता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. इस वक्त में ये बहुत जरूरी था कि हमारे पास में 2 एयरफोर्स के हिसाब से 2 फ्रंट खुल गए थे. इनको फ्रंट बोला जाता है, थिएटर, कि वेस्टर्न सेक्शन से हमारे पास में कोई आक्रामक और दूसरे की तरफ से हानि नहीं होनी चाहिए, और ईस्टर्न सर्विसेज में, मतलब बांग्लादेश, सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश जो अभी है, वहां पे कोई भी
दूसरी फोर्सेस मतलब पाकिस्तान की तरफ, मतलब एनईए की तरफ से, पाकिस्तान नहीं बोला जाता, एनईए की तरफ से हमारा इंट्रूजन, उनका इंटरफेरेंस ना हो। तो हमारे एयरफोर्स ने दोनों सेक्टर में फुल ग्राउंड सपोर्ट और अपनी जो उनके जो मूवमेंट थे उनको कंटेन करके वेस्टर्न में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया, और ईस्टर्न में इस तरह से रखा कि वो आके हानि ना पहुंचा सके। तो उनको जिसको बोलते हैं डॉग फाइट में या उनके रिकॉग्नाइजेंस वो करना चाहते तो उनको आने नहीं देना, और इसमें लीड रोल मिराज एयरक्राफ्ट में लिया। बट मिराज एयरक्राफ्ट को सपोर्ट देने के लिए साइड में, जिसको बोलते हैं बॉडीगार्ड की तरह, मिग एयर सीरीज की फुल रोल रहे। मिग उनके साथ साथ चलते थे। मिराज यूज्ड टू डू लॉट ऑफ डैमेजेस लाइक बॉम्बिंग, स्ट्राफिंग, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमारी रियल रोल ऑफ मिग खुल के जो सामने आया है बांग्लादेश वॉर में, इन द वेस्टर्न सेक्टर एज वेल एज द ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ पे एक जिक्र ये है, ये इन चीजों से गिना जाता है कि ये विद इन सच अ लिमिटेड पीरियड हमने वेस्टर्न सेक्टर में करीब 4000 सॉर्टीज करी थी, और टोटल करीब 15 से 17,000 सॉर्टीज करी थी विद इन 2 वीक्स। साथ ही साथ में पेरवेर एयरफोर्स का जो रोल था, वहां पे नेवी ने भी बे ऑफ बंगाल में भी शिप्स को वहां पे रोक के रखा था ताकि वो आ ना सके। एंड जैसा कि हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इवन अमेरिका की नेवी की फ्लीट आने की कोशिश कर रही थी, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए एक और टाइप का रोल किया था ये। नाउ व्हेन वी फाउंड कि अब हम बिल्कुल लीड रोल में आ चुके हैं एंड इट इज द टाइम टू मेक अ फाइनल किल, तो उस वक्त में ये जरूरी था। एंड टोटल टेरिटरी इज क्वाइट लार्ज एंड एलियन टू अस, हमारे लिए बहुत, हालांकि मुक्ति वाहिनी को हमारा बेशक थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा होगा, पर इतने सारे ग्राउंड को देखना, अप्रोच करना और उन सब में एनिमी के अंदर में अपनी थ्रेट को बनाना, वो और हम उसके ऊपर में विनिंग हैं, ये परसेप्शन डालने के लिए लास्टली एयरफोर्स की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट प्लेन थे उनके ऊपर में बहुत सारे पैम्फलेट इस तरह से गिराए कि आपकी फौजों ने सरेंडर कर दिया है। तो दैट वाज आवर फाइनल ब्लो। एंड इट डज नॉट, जैसे कि बोलते हैं कि एयरफोर्स के रूल में फाइटर आता है, बम्बर आता है, मिसाइल्स आते हैं, ये सब कुछ आता है, बट उसके रोल में इवन ये भी आता है कि हमने पैम्फलेट डाल के सब लोगों को डिमोरलाइज कर दिया और वहां पे जनरल टू जनरल उन्होंने भी सरेंडर किया था। ये एक इंटरेस्टिंग सा 1965 का जो वार हीरो है नेट एयरक्राफ्ट, जो कि एक एयरक्राफ्ट है जो हाफ ऑफ द लेंथ एज कंपेयर टू मिग 23 है। और ये जैसे कि आपने देखा होगा कि फोर्सेस में जितने लंबे चौड़े होंगे उतना अच्छा फोर्स का जवान या ऑफिसर गिना जाता है। ये एक एयरक्राफ्ट है जिसमें हाइट की रिस्ट्रिक्शन थी, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट हियर। 5 फुट 6 इंच से ज्यादा पायलट की हाइट नहीं चाहिए थी, और मिनिमम हाइट टू एंटर इनटू द एयरफोर्स इज 5'3 इंचेस। तो बड़े ही लिमिटेड सिलेक्शन में से फाइटर पायलट बनते थे इसमें, बट देन इट वाज वेरी एजाइल एयरक्राफ्ट और इतना फुर्तीला था जिसको बोलते हैं मच्छर के समान घूमता था। फिर कारगिल में मिग का रोल आया था। कारगिल पे जब अपना एक्शन हुआ था तो यहाँ पे भी फुल ग्राउंड सपोर्ट, ताकि वहां से जो कोई भी एनिमी मूवमेंट हो उसको ट्रैक करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, खास करके जिसको बोलते हैं स्ट्राफिंग बोलते हैं जिसको, ताकि एनिमी आगे ना बढ़ सके। उसका ऑपरेशन का नाम सफेद सागर रखा था। 27 सीरीज के 29 सीरीज के काम किए थे इसमें, 21 भी थे
but then few of them. ओके, तो ये तो एक पर्टिकुलर मिक्स सीरीज और एयरफोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ. अभी मैं यहाँ पे इसको कैसे फुल करते हैं, मैडम किधर है, थोड़ा एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट के बारे में बताओ. हाँ, ओके, थोड़ा बड़ा नीचे. यहाँ पे जितने भी सज्जन लोग हैं उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं सोच रहा था कि अगर स्टूडेंट भी आते हैं तो उनके लिए इंटरेस्ट रहता, क्योंकि ये दिस इज द साइट विच इज अप्रोचेबल. ऑफिशियल साइट है इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें कि आपको एयरफोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन मिलता है जो जनरल पब्लिक के लिए है. और उसमें थोड़ी सा हमारी ब्रीफ हिस्ट्री भी दी हुई है कि किस तरह से एयरफोर्स फ्रॉम सेकेंड वॉर के टाइम से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एयरफोर्स के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो दिए हुए हैं PRO विंग कमांडर अनुपम बनर्जी, उनसे ली जा सकती है और उनका एड्रेस मिलता है. और ये एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है जिसमें कि एयरफोर्स के एयरमैन और ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए आपको सुविधाजनक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है. नाउ आई विल गो टू फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट. फिफ्थ जनरेशन पे ले जाता हूँ. बिल्कुल आई विल रैप अप. जैसा अभी हमने देख चुके हैं कि थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट कैसे दिखा करते थे, जो कि मिक्स सीरीज के 23, 27 तक के जाते थे. अब वह फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की खासियत उन्होंने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल निकाला था कि अप टू जो थर्ड जनरेशन तक के तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा जितनी आप स्पीड रखेंगे, जितनी मैन्यूवरेबिलिटी रखेंगे, जितना तेजी से आप चलेंगे, वो उसको डिफाइन करेगा. बट बाद में जब वार स्टडीज के खत्म, वार हो जाने के बाद में कभी जब खत्म करते हैं तो उसके बाद में उनकी एनालिसिस होती है कि सक्सेस किस किस चीजों से मिली थी. तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल निकला था कि आपको क्विक चेंज इन स्पीड, एटीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये करके अगर आप करेंगे मीन्स आपकी सरप्राइज एलिमेंट इनटू द मूवमेंट होना चाहिए. दैट विल बी डिफाइनिंग द फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट. मीन्स एयरक्राफ्ट नीड नॉट बी फास्ट ओनली, इट शुड बी स्मार्ट, मैन्यूवरेबल एंड गिव अ सरप्राइज टू द अपोनेंट कि अगला एक्शन क्या होने वाला है. तो दैट एलिमेंट इज कमिंग इनटू फिफ्थ जनरेशन एंड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट.
उसके साथ में एक और चीज आई थी कि अभी तक के जो इसके पहले तक के थर्ड या फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते थे, उनके जो कंट्रोल पैनल कंट्रोल थे वो सारे इधर न्यूमेटिकली या हाइड्रोलिकली या मैकेनिकली तो खैर नहीं, न्यूमेटिकली एंड हाइड्रोलिकली इनकी पूरी सरफेसेस चलाया करते थे। उन सबको सारी चीजों को अब वायर्ड सिस्टम में, जिसको बोलते हैं ना टोटली इलेक्ट्रिकली वायर्ड सिस्टम कर दिया था, ताकि आपके पास में जो कोई भी ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिलेगा कि उसकी सरफेस कैसी चल रही है, उसका कंट्रोल सरफेस कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिकली पूरा चलेगा, फुल्ली वायर्ड रहेगा, वहां पे एक्चुएटर रहेगा, यहाँ पे सिर्फ आप इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल देते हैं, तो उससे भी एयरक्राफ्ट का रिस्पांस बहुत तेज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड दैट एयरक्राफ्ट, दैट टाइप ऑफ कंट्रोल। एक एयरक्राफ्ट का जिक्र जो बहुत समय तक के दुनिया में होता रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक बर्ड, जो मैंने एक बार जिक्र किया था MiG-25, इसके कंपैरिजन में बना था। दिस इज so far known to be the fastest aircraft, military aircraft, जो कि इतना तेज है कि किसी भी मिसाइल सिस्टम से नहीं पकड़ा जा सकता, और इसका रिकॉर्ड है कि 25 साल तक की ये यूएस एयरफोर्स में सर्विस में रहा है, और एक भी इसको कैजुअलिटी नहीं हुई, नॉट अ सिंगल मिसाइल। वैसे उनका क्लेम ही था कि कोई भी इसको नहीं पकड़ सकता है, और ये इस 3,500 किलोमीटर पर आवर पे चलता था। इसकी और भी खासियत थी कि ये पूरा टाइटेनियम अलॉय का बना हुआ था, फुल टाइटेनियम अलॉय, बिकॉज इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होने की वजह से इसकी सरफेस करीब 350-400 डिग्री सेंटीग्रेड तक के गर्म हो जाती थी, और उसकी वजह से कोई भी अलॉय इसको सूट नहीं करता था, सब सॉफ्ट हो सकते थे और लॉन्ग टाइम तक की सर्विस नहीं दे सकते थे। Now this is out of service since 2000, means 99, 25 साल की सर्विस के बाद में इसको निकाल दिया। People are talking कि इसके बाद में क्या, इसके बाद में SR-72 की बात हो रही है, जो कि मैक 6 वो पब्लिसाइज कर रहे हैं। मैक 6 है, कितना है अभी, इट इज नॉट नोन टू द पब्लिक, नॉट नोन टू द जनरल कंजम्पशन, बट हो सकता है कि वो उतना तेज हो, या फिर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर में पूरा काम हो रहा होगा, जिसमें कि पायलट की जरूरत नहीं होगी, हो सकता है मैक 6 चलेगा। इसमें एक और लिमिटेशन आ रही थी, ये वाले एयरक्राफ्ट में जब आप मैन्यूवर करते हैं, जब पायलट जब मैन्यूवर करता है, इसमें जो पायलट की जो यूनिफॉर्म या उसका जो ड्रेसिंग होता था, इट इज लाइक एस्ट्रोनॉट, बिकॉज इट यूज टू गो टू 85,000 फीट, मीन्स वहां पे आसमान नीला नहीं दिखता, काला दिखता है, और प्रेशर इतने कम हो जाते हैं कि उसमें स्पेस सूट लगता है, और अगर जब टर्न करता है, इफ पायलट इज नॉट ट्रेन्ड, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रेन्ड, ही इज टर्निंग टू द राइट, देन ही हैज टू मूव हिज आई बॉल फर्स्ट एंड देन टेक अ टर्न, अदरवाइज आई बॉल यूज्ड टू रोटेट। और एयरक्राफ्ट की इतनी ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी थी कि अगर वो उसने ऐसा स्टीप टर्न लिया, देन ही हैज टू बी रेडी फॉर अ पार्शियल ब्लैकआउट, एंड ही शुड, उसकी फिजियोलॉजी इतनी तगड़ी होनी चाहिए, मीन्स पहले टेस्ट कर लिया, दैट ही शुड रिकवर फ्रॉम ब्लैकआउट। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं। अब इसके कंपैरिजन में जब हम बोलेंगे कि अगला एयरक्राफ्ट मैक 6 का है, तो आदमी सस्टेन नहीं कर सकता। तो नेचुरली द लीडिंग फ्यूचर, जैसा एक मेरे चैप्टर में था ना कि मैं फ्यूचर में थोड़ा आई विल ट्राई टू गेस वर्क, लिमिटेड नॉलेज है, बट जितनी भी पढ़ा है उसके हिसाब से बहुत तेज एयरक्राफ्ट है, बट इट विल बी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, और यही आने वाली जनरेशन का टेक्नोलॉजी होने वाली है। In 25 years of service, there is no casualty, not a single one. Now it is out of service.
एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिनोमेना बता दूं बस, देन आई टेक सीरीज। नाउ एक इंटरेस्टिंग चेंज बिटवीन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में जो ट्रांजिशन आया था, दैट वाज टेक्नोलॉजिकल जायंट लीप बोलेंगे, कि जब हम सबसोनिक से सुपरसोनिक में जाते हैं तो आखिर होता क्या है। जब सबसोनिक में रहते हैं देन एयरक्राफ्ट की जो आवाज है, it can be sensed ahead of the aircraft, whereas when we break the sound barrier, the aircraft reaches faster than the sound and aircraft remains undetected. But then force required to travel at supersonic speeds is approximately 2 to 3 times than the subsonic air. And when the transition occurs, this time the whole aircraft goes through abnormal vibrations, so it has to be mechanically very sound, and power should be so high that it transits from subsonic to supersonic in a split seconds. And somebody has photographed for the purpose of academics what happens that time. The air has been by some photometry method has been recorded. These are the water droplets which changes its form and a sound barrier forms like this when it was transiting from subsonic to supersonic. This is subsonic area means sound waves are being broken like this. So this is the change which occurs subsonic to supersonic. Now I think I think I have been able to deal with the Air Force connection with the mix series and mix series rule and what is going to be the future kind of aircraft technology in fighter aircraft.